हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन कक्षा 7वीं की 10th चैप्टर ग्रामर में क्रिया देखेंगे। ठीक है, ये कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं आपको। सृष्टि गाना गा रही है, खरगोश गाजर खा रहा है और कमरे का दरवाज़ा खुला है। इसमें गा रही है, खा रहा है और खुला है, ये क्रिया है। ठीक है, ऊपर दिए गए वाक्यों में गा रही है, खा रहा है तथा खुला है शब्द किसी ना किसी काम के करने का बोध करा रहा है, अतः ये शब्द क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में डेफिनेशन बनती है इसकी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में विशेष है, हिंदी भाषा में क्रिया वाक्य के अंत में आती है। जैसे आपने पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा कि सृष्टि गाना गा रही है, तो अपन क्रिया जो अपन यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो ये सबसे आखिरी में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से खरगोश गाजर खा रहा है, तो ये भी अपन ने आखिरी में ही लगाया जो क्रिया कर रहा है वो। और इसके बाद में कमरे का दरवाज़ा खुला है, ये भी क्या है, लास्ट में इसका प्रयोग किया गया है। तो गा रही है, खा रहा है और खुला है, ये क्या है, किसी ना किसी काम के करने का हमको बोध करा रहा है, तो ये क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में किसी वाक्य में एक ही क्रिया होती है अथवा एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती है। जैसे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कोई सेंटेंस दिया गया है, जैसे सीता गा रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार होता है कि एक ही सेंटेंस में दो दो क्रियाएं भी साथ में होती है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए एक से ज़्यादा क्रियाएं भी एक सेंटेंस में अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अथवा एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अपन ने जब क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं और सेंटेंस में अगर आपने क्रिया का प्रयोग नहीं किया है तो सेंटेंस अपना पूर्णतः गलत होगा। क्यों? क्योंकि अपन क्रिया के बारे में बता रहे हैं और क्रिया का कहीं पे अपन ने प्रयोग नहीं किया है, तो ये अपना सेंटेंस पूर्णतः गलत होगा। इसके बाद में आगे है धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के विविध रूप धातु से ही बनते हैं। जैसे खा धातु से खाया, खाऊंगा, खाओ, खाइए आदि क्रियाएं बनी हैं। जिससे आपने देखा कि इसकी धातु क्या है, मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और क्रिया के विविध रूप आपने चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे कि चार्ट में कई तरह के आपके दिए गए हैं, और जैसे खा से खाया, खाऊंगा, खाओ, खाइए आदि क्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे अपन ने कोई सा भी एक वर्ड दे दिया, शब्द दे दिया, और उससे बनाना है आपको ना से ना प्रत्यय जोड़ के आपको बनाना है। जैसे उठ प्लस ना, तो क्या बन गया? उठना। ऐसे कई सारे हैंगे, तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। तो ये आपके बुक में है, कुछ एग्जाम्पल आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। फर्स्ट है कर्म के आधार पर एंड सेकंड है प्रयोग या संरचना के आधार पर। अब अपन देखते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। फर्स्ट है अकर्मक क्रिया एंड सेकंड है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्या होता है? जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो। क्या बोल रहे हैं कि क्रियाओं का के साथ कर्म नहीं होना चाहिए, और जो क्रिया का फल है, मीन्स जो सेंटेंस में अपन ने क्रिया का यूज किया है, उसका फल सीधे किस पर पड़ना चाहिए? कर्ता पर पड़ना चाहिए। उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे स्वाति खेल रही है, किसके माध्यम से बताया गया है? एक बच्ची के माध्यम से बताया गया है कि स्वाति क्या कर रही है? खेल रही है। इसी तरह से राहुल सो रहा है, तो राहुल को संबोधित करते हुए बताया गया है, तो ये किस पे पड़ रहा है? राहुल और स्वाति पे, तो ये क्या है? कर्ता है। ठीक है, इसी तरह से आगे इन वाक्यों में खेल रही है तथा सो रहा है क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है,
और क्रियाओं का फल क्रमशः स्वाति और राहुल कर्ताओं पर पड़ रहा है, अतः ये क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। इसके बाद में आता है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो तथा क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, अभी जस्ट इसके अपोजिट है, अपन उल्टा बता रहे हैं इसमें कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो तथा क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। पहले वाले में अपन ने क्या पढ़ा था कि कर्म को छोड़कर कर्ता पर पड़ता है, अब इसके जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं वो कि कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कंचन चाय बना रही है, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। इसके बाद में इन वाक्यों में बना रही है तथा मारा क्रियाओं के साथ कर्म है और क्रियाओं का फल क्रमशः किस पर पड़ रहा है, कंचन और श्री कृष्ण पर। ठीक है, कर्ताओं पर न पढ़कर चाय व कंस, अपन ने दो बताए हैं इसमें कि कंचन चाय बना रही है और श्री कृष्ण ने किसको मारा था, कंस को। तो इसमें क्या सेंटेंस में अपन प्रयोग कर रहे हैं, मेन चाय और कंस। ठीक है, कर्मों पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, तो एक कर्मक क्रिया और सेकंड है द्विकर्मक क्रिया। अब एक कर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है। अपन इसी के माध्यम से अपन डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी एक को संबोधित करते हुए कोई क्रिया का यूज हो रहा है या कर्म का, तो वो क्या है, एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पंकज पत्र लिख रहा है, अपन किसी एक को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं, बहुत सारे को नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित करते हुए बताया है कि पंकज पत्र लिख रहा है, तो ये क्या है, अपन ने किसी एक को संबोधित किया। इसके बाद में माली पौधे सींच रहा है, तो माली पौधों को क्या कर रहा है, सींच रहा है, किसी एक व्यक्ति को अपन ने संबोधित किया है। इसके बाद में द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। अब देखो, आप सेंटेंस के माध्यम से ही बता पाएंगे कि अपन ने, अभी मैंने पहले भी बताया था कि दो क्रियाएं आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें अपन ने दो बातें बताई है मेन, कि अध्यापिका और कॉपी, कि विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। इसके बाद में सेकंड है सेठ जी ने गरीबों को कंबल बांटे। तो इसमें अध्यापिका और कॉपी और इसमें गरीबों और कंबल। ठीक है, आप देख रहे हैं रेड लाइन से आपको दिखाया, शो किया गया है, मीन्स ये क्या है, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। इसके बाद में सेकंड आता है प्रयोग या संरचना के आधार पर। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है सामान्य क्रिया, सेकंड है संयुक्त क्रिया, थर्ड है नाम धातु क्रिया, फोर्थ है प्रेरणार्थक क्रिया एंड फिफ्थ है पूर्वकालिक क्रिया। फर्स्ट है सामान्य क्रिया। अब सामान्य से ही अपन बता सकते हैं कि जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, मीन्स दूसरी क्रिया का यूज इसमें बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है और नहीं होता है, तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उमंग जागा, बच्चों ने दूध पिया। इसके बाद में संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हर्ष ने व्यायाम कर लिया, पिताजी कार्यालय से लौट आए हैं। इसके बाद में नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनाई जाती है, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे आपको कुछ दे दिया गया है आपको एग्जाम में कि संज्ञा शब्द दे दिए हैं और कुछ नाम धातु क्रियाएं इससे बनाना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ कि संज्ञा दे दिया है आपको रंग, तो आपको बताना है नाम धातु क्रिया इसमें क्या आएगा, तो रंगना। इसी तरह से बहुत सारे हैं आपकी बुक में, तो आप इसके माध्यम से आप कर लेंगे। ये सारे चार्ट आपको बुक के माध्यम से मिल जाएंगे। इसके बाद में आता है प्रेरणार्थक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य ना करके, क्या बोला जा रहा है कि वह स्वयं नहीं करता है, वो दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मीन्स वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो दूसरों को कार्य करने के लिए उत्साहित कर रहा है, तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सेठानी जी ने नौकरानी से फर्श धुलवाया,
सेठानी क्या कर रही है, वह स्वयं कार्य ना करके वह नौकरानी के द्वारा कार्य करने की फरमाइश कर रही है। इसके बाद में अध्यापिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया। अध्यापिका ने नहीं लिखा है, अध्यापिका ने क्या करा, बच्चों से निबंध लिखवाया। तो ये क्या है, अपन किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में आता है पूर्वकालिक क्रिया। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक बच्ची का नाम है कि सौम्य नहाकर पूजा करने लगी, सूरज ने झुककर प्रणाम किया। अब इसमें क्या बताया गया है कि मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, नहाकर और झुककर, तो इससे पहले उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में इसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है क्रिया की है। जैसे जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध, मैंने जस्ट आपको बताया था अभी, तो उसे क्या कहते हैं, अपन ने कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह क्या है, क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में क्रिया के भेद, मेन आपको यही ध्यान रखना है, इसमें डेफिनेशन क्रिया की, इसके बाद में क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर तथा प्रयोग्य संरचना के आधार पर। इसके बाद में कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। इसके बाद में जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो तो क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म हो तथा क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उन्हें क्या कहते हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। इसके बाद सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। इसके बाद में प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक, ठीक है। इसके बाद में कुछ सही विकल्प हैं, जैसे फर्स्ट है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो ये आपके सारे जो मैंने फर्स्ट सेकंड वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपको बुक की मदद से आपको इसको करना है। बाकी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये आपको पीडीएफ फाइल में उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप उसके माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए ये चैप्टर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।